बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। एक्चुअली हम स्केलेटन के बारे में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्केलेटन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, स्केलेटन के फंक्शंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एक्चुअली स्केलेटन क्या करता है कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट के साथ साथ ही एज वेल एज ये हमें लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करता है। तो आज हम इसकी डिफॉर्मिटीज़ को देखेंगे। डिफॉर्मिटीज़, डिफॉर्म का मतलब होता है शक्ल का तब्दील हो जाना, मतलब खराबी पैदा हो जाना। एक स्केलेटन है, उसके अंदर किस तरह खराबी पैदा हो सकती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें इनकी कॉजेज़ ये देखनी है कि इसमें ऐसा कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये डिफॉर्म हो जाता है। काजेज में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जेनेटिक कॉज है। इसके 3 मेन कॉज है किसकी, स्केलेटन के डिफॉर्म होने की। एक है जेनेटिक काज, और एक है हार्मोनल काज, और एक है न्यूट्रिशनल काज। अगर जेनेटिक काज की हम बात करें, एक्चुअली ये जीन्स में कोई इशू आने की वजह से हो सकता है, जहाँ फिर ये विरासती कह लें आप, इनहेरिट है कि एक पेरेंट्स से बच्चों में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आगे जनरेशन टू जनरेशन ये कंटिन्यू जा रहा है। तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ होगी वो जेनेटिक काज की वजह से होगी। और इसके अलावा हार्मोनल काज के देखें तो कोई हार्मोन्स के कम हो या ज़्यादा होने की वजह से भी डिफॉर्म हो सकती है स्केलेटन। आज की अगर हम बात करें, ये एक्चुअली हम खुद ब खुद ही डिफॉर्म कर रहे होते हैं स्केलेटन को, जब हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, जब हम डाइट में कुछ कम ज़्यादा ले रहे होते हैं। स्पेशली बेबीज या चिल्ड्रन है, बच्चे, उनमें देखा गया है कि उनको अक्सर चीज़ों का जायका पसंद नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं खाते जो कि हेल्दी होती है उनके लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। जेनेटिक काज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट मतलब तालुआ, जिसे कहते हैं कि तालू पड़ गया। तो इसमें होता है क्या डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली प्लेटिन एक बोन है, प्लेटिन फेशियल बोन है। बोन्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं आज का ये लेक्चर सुन रहे हैं तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी ज़रूर सुने, ताकि उन्हें इस टॉपिक के अच्छे से समझ आ जाए। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है कि एक प्लेटिन एक बोन है, फेशियल बोन्स होती है, वो उसमें की नॉट प्रोसेसिंग विद मैग्जिला, उसकी मैग्जिला के साथ यूँ समझे कि अटैचमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसके नेजल और ओरल के दरमियान एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। आपने याद रखना क्या होगा, प्लेटिन एक क्या है, बोन है। प्लेटिन बोन का मैग्जिला बोन के साथ प्रोसेसिंग नहीं होती, इसकी प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी नेजल और ओरल कैविटी के दरमियान। नेजल और ओरल कैविटी के दरमियान एक क्लास से पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स होगा क्या, जो कैविटी क्रिएट हो गई है, जब फूड लेंगे, ऐसा पर्सन जिसको क्लेफ्ट पैलेट है, जब वो फूड लेगा, फूड स्टमक में जाने के साथ साथ, स्टमक में जाने के साथ साथ वो इसके लंग्स में भी चली जाएगी। जब लंग्स में जाएगी तो लंग्स में ज़ाहिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है। इसमें क्या होगा, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जब भी वो खाए पिएगा, हर बार उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्लेफ्ट पैलेट में इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और इस वजह से क्या हो जाएगी, स्केलेटन डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसिफाली, ये भी जेनेटिक कॉज है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सिफाली जो है ये सेफलाइजेशन से वर्ड निकला है। सेफलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, इसमें माइक्रो का मतलब है स्मॉल, सिफाली का मतलब क्या है, ब्रेन जो है उसकी फॉर्मेशन बहुत ही छोटी होगी, मतलब छोटा सा ब्रेन होगा, या यूँ कह लें स्मॉल साइज ऑफ स्कल, स्मॉल साइज की स्कल होगी, या रिड्यूस स्कल बोलें। तो ऐसे पर्सन जिनके बाकी बॉडी की निस्बत उनका जो ब्रेन का साइज़ है, या फिर आप स्कल का साइज़ कह लें, बहुत छोटा होता है, तो वो आम नॉर्मल पर्सन की तरह रिएक्ट नहीं कर पाते। तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। लाइक एक जैसे हम नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन जिस तरह समझ बूझ रखता है, सोच सकता है, वैसे माइक्रोसिफाली वाले पर्सन कभी भी नहीं सोच सकता। तो देन इस वजह से भी क्या होगी, डिफॉर्म ऑफ स्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टूडेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक जेनेटिक काज है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थराइटिस में क्या होगा कि आर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है, आप जॉइंट्स की डिजीज़ है। आर्थराइटिस आपने याद रखना, जॉइंट्स की डिजीज़ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक कहते हैं खतरनाक बीमारी जो होती है।
तो इसमें होगा क्या, इसमें एक्चुअली इस तरह होता है कि जैसे हमने कहा था कि 2 बोन्स आपस में अटैच होती हैं, वो बोन्स अटैच होती है, उनको अटैच किसने किया होता है, कार्टिलेज ने किया होता है। अब अगर वो कार्टिलेज ही उनके दरमियान में से उतर जाए, कार्टिलेज जहाँ कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जब वो बोन्स हल्की सी भी टच करेंगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। इतना शदीद पेन होगा कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डिफरेंट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है कि डिजेनरेटिव डिजीज़ है, जहाँ हम इसे क्रॉनिक डिजीज़ कहेंगे। इसमें जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, जेनेटिक डिफेक्ट हो जाएगा। जॉइंट्स में जब जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, यानी कि कार्टिलेज में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जॉइंट्स में पेन होगा। जब भी बोन्स आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, पेन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोनल काजेज। हार्मोनल काजेज जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये हार्मोन्स के कम ज़्यादा होने की वजह से क्रिएट होती हैं। हार्मोनल काजेज में सबसे पहले ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो का मतलब जो स्टूडेंट बोन होता है, पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स हो जाना, यानी कि बोन के अंदर सुराख बन जाना। जब जाहिर है बोन्स के अंदर सुराख बन जाएंगे तो बोन क्या हो जाएगी, ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक तो रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही होती है कैल्शियम की, इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है कि एक तो रीअब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम की हो रही होती है कि हड्डियों से निकल कर वो ब्लड में आ रही है, बहुत ज़्यादा हो गई, एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई ब्लड में, और पीछे जो है बोन्स है उसमें ना होने के बराबर रह गई। तो इस तरह भी एक तो ये हार्मोनल काज की वजह बनेगा, या जो पहले डिफॉर्मिटीज़ की वजह बनेगा। दूसरी ये कि अगर डिपोजिशन कम हो रही है, अगर कैल्शियम और फास्फोरेट का डिपोजिशन भी कम हो रहा है बोन्स में, तो देन भी बोन्स क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। स्पेशली एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी कि वो हार्मोनल काज बनता है किसकी, डिफॉर्मिटीज़ की। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। फीमेल में इतना बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि जो फीमेल की बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। या एस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प टू कीप बोन स्ट्रॉन्ग, बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है। बट ऐसी फीमेल जिनकी एज 45 प्लस हो जाती है, 45 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें एक कंडीशन काज होती है जिसे बोलते हैं मेनोपॉज। इसमें होता है क्या डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा होता है कि जब इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन रह जाएगी, यानी कि अमाउंट सफिशेंट नहीं होगी, देन फिर क्या होगा कि इन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो वक्फा जो आ रहा होगा इसको बोलेंगे मेनोपॉज। तो इसमें फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस तरह की जो फीमेल्स होंगी उनको अक्सर जोड़ों का दर्द रह रहा होता है, क्योंकि उनको सही से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उनका वो नहीं चल पा रहा होता, जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स फीमेल जो होती हैं वो अपना एक इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसको ERT बोला जाता है, यानी कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करती हैं फीमेल, या तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन को इनटेक करती हैं, या फिर लेबॉर्ट्री मेड जो होता है लाइक पिल्स की फॉर्म में या इंजेक्शंस की फॉर्म में क्या करती हैं, एस्ट्रोजन को अपने अंदर लेके जाती हैं, ताकि क्या हो कि इनके जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, या यूँ कह लें कि वो जवान नज़र आए, जो बोन्स जो है वो जवान हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशनल काजेज। अगर ये स्टूडेंट्स हम न्यूट्रिशनल काजेज की बात करें तो ये किस वजह से होता है कि जो हम डाइट ले रहे होते हैं उस डाइट के अंदर अगर कैल्शियम और फास्फोरेट प्रॉपर मिकदार में ना ली जाए, देन भी क्या होगा कि न्यूट्रिशनल काजेज जो है वो डिफॉर्मिटीज़ की वजह बनेगी। और इसमें आता है ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया की अगर हम बात करें, ओस्टियोमैलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। कैल्शियम फास्फेट वाली फूड को जब लेस इनटेक करेंगे और उनके अंदर डिपॉजिट भी कम होगा बोन के अंदर, देन डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, जो वेट बेयरिंग बोन्स होंगी, जो बोन्स क्या कर रही होती हैं, इनका वजन बर्दाश्त कर रही होती है। जैसे हमारी बोन्स, अब मैं अपनी बोन्स के ऊपर खड़ी हूँ, चल रही हूँ, अगर ऐसा पर्सन जिसको ओस्टियोमैलेशिया हो जाता है तो वो अपनी टांगों के ऊपर खड़ भी सही से नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेट बेयरिंग बोन्स होगी वो बेंड हो जाएगी, लाइक फ्यूमर, टिबिया, पेल्विक वाले रीजन वाली जितनी भी बोन्स होगी वो सारी क्या हो जाएंगी, बेंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह जो उनको है ओस्टियोमैलेशिया हो जाएगा, और ओस्टियोमैलेशिया भी काज बनेगी डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, लेग्स की जो बोन्स होती है वो टिल्ट हो जाती है, इनके जो टांगों की हड्डियां होगी वो मुड़ जाएंगी, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स। लेग्स की जो बोन्स होगी वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। किस वजह से होगी? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारी बॉडी विटामिन डी खुद ब खुद प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम क्या करें कि धूप में बैठें। जब मॉर्निंग टाइम धूप में बैठेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, मैक्सिमम विटामिन डी को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगी।
तो ये मोस्टली जो रिकेट्स की डिजीज़ है वो छोटे बच्चों में देखी गई है। तो आप कोशिश क्या करें कि बच्चों को मॉर्निंग में सुबह टाइम आप धूप में बिठाया करें ताकि उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उससे बचा जा सके। तो ये उस टाइप के बच्चों को बिठाना है जिनको रिकेट्स की डिजीज़ होगी। नेक्स्ट है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप में इसका सेकंड नेम है हर्निएशन। या हर्निएशन में क्या होता है, या डिस्क स्लिप में क्या होता है कि जो डिस्क होती है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, कल हमने एक डिस्कस की थी कि एक डिस्क होती है, वो डिस्क अगर स्लिप हो जाती है, अगर वहाँ पर स्लिप हो जाएगी तो देन ये एक डिजीज काज होगी। स्टूडेंट्स क्या होता है, लाइक ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम की डिस्क, ये हमारे पास है वर्टिब्राई, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये वर्टिब्राई है। ये वर्टिब्राई को ये जहाँ पर ये देखो अटैच किया हुआ है, ये एक डिस्क ने किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रल डिस्क, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल डिस्क। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसको इधर ड्रॉ कर लें, जब कहीं कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट होगा, तो देन क्या हो सकता है कि ये जो डिस्क है ये अपनी जगह से स्लिप हो सकती है, जहाँ ये बिल्कुल रप्चर भी हो सकती है, टूट भी सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर अपराइट वेट, जब वेट अपराइट करेंगे मतलब ये है कि जब हम नीचे से नीचे वजन पड़ा और इस तरह झुक के जोर से ऐसे उठाते हैं और अपने से भी ज़्यादा वजन हैवी उठा लेते हैं इस तरह से, तो देन भी क्या होता है कि डिस्क जो होती है वर्टेब्रल कॉलम की वो अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। और एक्चुअली ये आपने सुना होगा वर्ड्स मोहरे उतर जाना, ये इसे ही बोलते हैं डिस्क स्लिप को। तो इसमें जब आप अपराइट वजन उठाएंगे, जब आप वेट को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा रहे होंगे, देन भी डिस्क क्या कर सकती है, स्लिप हो सकती है। इसी डिस्क को अगर हम इधर ड्रॉ करके देखें तो ये इस तरह से होगी कि इसके ये जो है एनुलर फाइब्रोसिस है, ये जो डिस्क है ऊपर वाली इसकी कवरिंग, यानी कि ये फाइबर्स की बनी होती है और ये इसके अंदर ना पल्प लाइक फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पल्पोसिस, न्यूक्लियर पल्पोसिस। इसमें डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, देन जब इसको ऊपर क्या होगे कि कोई वजन आएगा बहुत ज़्यादा, या ट्रॉमा वगैरह चोट लगेगी, या आपने वजन बहुत ज़्यादा उठाया, तो इसमें ये जब ये रप्चर हो जाएगी एनुलर फाइब्रोसिस, तो इधर से क्या होगी कि न्यूक्लियर पल्पोसिस जो है ये बाहर निकल आएगा। जब ये बाहर निकल आएगा तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो आप देखेंगे किस तरह हो गए कि हर्निएशन या डिस्क स्लिप हो जाएगी इन दो कंडीशंस में। तो ये जो डिसऑर्डर है ये लॉन्ग टर्म रहने वाला डिसऑर्डर है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स बेड रेस्ट बताया जाता है पेशेंट्स को कि आप जो है ना कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं, अगर कंप्लीट बेड रेस्ट लेने के बावजूद उनको इस डिजीज से निजात नहीं मिलती, जहाँ आप कह रहे कि पेन नहीं रुकता, देन फिर क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा इस डिस्क को। जब सर्जिकली रिमूव करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये इंतहाई पेनफुल प्रोसेस होगा। तो ये हमारे पास है डिस्क स्लिप। नेक्स्ट है स्पॉन्डोलाइसिस। स्पॉन्डोलाइसिस की अगर हम बात करें, एक्चुअली ये होता है फ्यूजन ऑफ वर्टेब्राइज, जो वर्टेब्रल कॉलम की वर्टेब्राई है वो आपस में फ्यूज हो जाती है। तो डिस्टेंस याद रखिए, जब वो फ्यूज हो जाएगी तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, फिर देन आप थोड़ा सा भी झुकोगे या कुछ करोगे तो पेन फील होगा। तो इससे क्या आप यूँ कह सकते हैं इमोबिलिटी हो सकती है, यानी कि आप की मोशन जो है वो रुक सकती है। नेक्स्ट है सियाटिका। सियाटिका में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सियाटिका में एक सियाटिक नर्व्स होती है, वो नर्व डिस्टर्ब हो जाती है। कब डिस्टर्ब होती है, जब ट्रॉमा होता है, जब चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, देन तब हो सकता है। जब लॉन्ग इंजर्शन ऑफ इंजेक्शन इन बोटेक, जब बोटेक में क्या हो जाती है कि गलत इंजेक्शन हो जाता है, रोंग, सॉरी यहाँ पर आएगा रोंग, यहाँ पर आएगा रोंग, जब रोंग हो जाए क्या चीज़, रोंग इंजर्शन ऑफ इंजेक्शन इन बोटेक, जब इंजेक्शन गलत लग जाए देन उस सूरत में क्या होगा कि जो स्टैटिक नर्व्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे स्टैबिंग पेन होगा। स्टैबिंग पेन का मतलब है शदीद पेन होगा। एक्चुअली स्टैटिक नर्व्स होती कहाँ पे है, अगर आप देखें ना यहाँ से याद है लंबर रीजन और सैक्रम से स्टार्ट होती है स्पाइनल कार्ड के। आपने ये जितनी भी बोन्स हैं ये सारी डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर क्या लंबर बोन होगी, जहाँ पे सैक्रम रीजन जो है वहाँ से ये नर्व स्टार्ट होती है, कौन सी स्टैटिक नर्व्स, और ये हमारे फुट तक जाती है, नीचे वाले रीजन तक। तो इसके दौरान कितनी सारी बोन्स आएगी, हर बोन्स का कोई ना कोई फंक्शन भी होता है। तो ये जितनी भी ये सारी आएगी ये नर्व पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह जो हमारी एंकल होगा उनके अंदर भी इमोबिलिटी काज हो सकती है, टुकने वगैरह, लेग्स हो गया, इस तरह की जितनी भी होगी बोन्स वो सारी की सारी इसके अंदर जो आ रही होगी डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन हो जाएगा।
तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे जब स्टेपिंग पेन्स होगा तो विच लीड्स इमोबिलिटी ऑफ लेग्स के अंदर क्या कर रहे थे, इमोबिलिटी काज कर देगा। और इससे आपने एक बात और भी याद रखनी है, जो न्यूरॉन्स होंगे या नर्व सेल जो होती हैं, जो नर्व्स होती हैं रेस्टोरेंट, उनकी रिकवरी इंतहाई स्लो होती है। इतनी स्लो होती है कि समटाइम तो देखा गया कि उनकी रिकवरी होती ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट ही रहती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हाइट डिप जो होती है वो कम्प्लीटली इमूवेबल हो सकती है, मुकम्मल तौर पर उनकी मोशन वगैरह जो लेग्स की है वो रुक सकती है। हाइंड लिम्स बोलते हैं लेग्स वगैरह को, मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस डियर स्टूडेंट्स हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। आर्थराइटिस में एक डिजनरेटिव डिजीज है। आर्थराइटिस क्या है, एक डिजनरेटिव डिजीज है। आप यूँ कह लें कि क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं इसे। क्रोनिक का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, लंबे अरसे तक रहने वाली डिजीज होती है। इसमें जो ज्वाइंट्स हो गए, ज्वाइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। मतलब ये कल भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। उसमें क्या होता है, लाइक ये हमारे पास एक बोन है, ये बोन है और उधर से ये वाली बोन है, ये बोन्स हैं और इनको इस तरह मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है ये वाली, जिस एक्चुअली ये ज़्यादातर होता है साइनोवियल ज्वाइंट्स में। ये तो बोन्स है, इनको आपस में ज्वाइंट किया हुआ है किसने, साइनोवियल ज्वाइंट्स ने, साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है, इसके गिर ये कैविटी है जिसको साइनोवियल कैविटी बोला जाता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। स्टूडेंट ये काम क्या करता है एक्चुअली, ये जो साइनोवियल फ्लूइड्स है ये फ्रिक्शन से बचाता है। ये जब फ्रिक्शन से बचाएगा तो इसके अंदर मोबिलिटी काज होगी, तो ये फ्रिक्शन से बचाता है। तो देन स्टूडेंट्स यहाँ पर अब क्या होगा कि अब अगर ये मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती है, जब ये मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएगी तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड होगा ये कम हो जाएगी। जब ये मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, जब ये मेम्ब्रेन फूलेगी तो देन क्या होगा कि इसके अंदर ये जो फ्लूइड बन रहा है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी, इसका तो काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना, लेकिन जब ये खुद बन रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी, जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज होगा। ये तो इससे क्या होगा, आर्थराइटिस की डिजीज सामने आएगी। ज्वाइंट्स का जो है आप यूँ कह लें, ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट होगा, जोड़ों का दर्द होगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आर्थराइटिस की 2 टाइप्स है, गाउटी आर्थराइटिस और रिमाटॉइड आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस जो है ये एक्चुअली 2 रीजन में देखा गया है। अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, ये फिंगर्स, एंकल, फुट वगैरह रीजन में आर्थराइटिस की डिजीज को देखा गया है। डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिपेयरिंग ऑफ बोन्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।